आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। इतिहास, स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर। आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर, जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तंबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराशकर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से, अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीदकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लिखती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूध या चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वह सारी फीकी लगती हैं। आगरा में ताजमहल के अलावा भी कई चीजें देखने लायक हैं, जैसे एक आगरा फोर्ट। रेड फोर्ट आगरा फोर्ट यहाँ के महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण ही 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। इसमें जहांगीर महल दीवाने एक खास भी बना है, जो खूबसूरत शीशमहल के रूप में प्रचलित है। 2. फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य की बेजोड़ कलाओं से परिपूर्ण है। 3. मेहताब बाग यमुना नदी की विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है मेहताब बाग। कई तरह के फूलों और अनेक पेड़ पौधों से सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफी लुभाता है। 4. रामबाग को बाबर ने 1528 में बनवाया था। यह ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है। 5. जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम की याद में सन 1648 में बनाई गई थी यह जामा मस्जिद। बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुंबद भी तराशे गए हैं। इतने वर्षों बाद भी इसकी खूबसूरती जस की तस बनी हुई है। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह यहाँ गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताजमहल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नींव आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा। यह एक सममितीय इमारत है, जिसमें एक ईवान यानी अति विशाल वक्राकार मेहराब रूपी द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक वृहद गुंबद सुशोभित है। अधिकतर मुगल मकाबरों जैसे इसके मूल अवयव फारसी उद्गम से हैं। इसका मूल आधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है। यह प्रधान कक्ष घनाकार है, जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर है। देखें तल मानचित्र दाएं। लंबे किनारों पर एक भारी भरकम पिश्ताक या मेहराबाकार छत वाले कक्ष द्वार हैं।
यह ऊपर बने मेहराब वाले छज्जे से सम्मिलित है। मुख्य मेहराब के दोनों ओर, एक के ऊपर दूसरा शैली में, दोनों ओर दो दो अतिरिक्त पिश्ताक बने हैं। इसी शैली में कक्ष के चारों किनारों पर दो दो पिश्ताक एक के ऊपर दूसरा बने हैं। यह रचना इमारत के प्रत्येक ओर पूर्णतया सममितीय है, जो कि इस इमारत को वर्ग के बजाय अष्टकोण बनाती है, परंतु कोने के चारों भुजाएं बाकी चार किनारों से काफी छोटी होने के कारण इसे वर्गाकार कहना ही उचित होगा। मकबरे के चारों ओर चार मीनारें मूल आधार चौकी के चारों कोनों में इमारत के दृश्य को एक चौखटे में बांधती प्रतीत होती हैं। मुख्य कक्ष में मुमताज महल एवं शाहजहां की नकली कब्रें हैं। ये खूब अलंकृत हैं एवं इनकी असल निचली तल पर स्थित है। गुंबद मकबरे पर सर्वोच्च शोभायमान संगमरमर का गुंबद देखे बाएं इसका सर्वाधिक शानदार भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग इमारत के आधार के बराबर 35 मीटर है और यह एक 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार पर स्थित है। यह अपने आकारानुसार प्रायः प्याज आकार, अमरूद आकार भी कहा जाता है, का गुंबद भी कहलाता है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। छतरियां गुंबद के आकार को इसके चार किनारों पर स्थित चार छोटी गुंबदाकारी छतरियों देखे दाएं से और बल मिलता है। छतरियों के गुंबद मुख्य गुंबद के आकार की प्रतिलिपियां ही हैं, केवल नाप का फर्क है। इनके स्तंभाकार आधार छत पर आंतरिक प्रकाश की व्यवस्था हेतु खुले हैं। संगमरमर के ऊंचे सुसज्जित गुलदस्ते गुंबद की ऊंचाई को और बल देते हैं। मुख्य गुंबद के साथ साथ ही छतरियों एवं गुलदस्तों पर भी कमलाकार शिखर शोभा देता है। गुंबद एवं छतरियों के शिखर पर परंपरागत फारसी एवं हिंदू वास्तुकला का प्रसिद्ध घटक एक धात्विक कलश किरीट रूप में शोभायमान है। ताजमहल का आंतरिक कक्ष परंपरागत अलंकरण अवयवों से कहीं परे है। यहाँ जदाव कार्य पर चिनकारी नहीं है, वरन बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों की लेपिडरी कला है। आंतरिक कक्ष एक अष्टकोण है, जिसके प्रत्येक फलक में प्रवेश द्वार है, हालांकि केवल दक्षिण भाग की ओर का प्रवेश द्वार ही प्रयोग होता है। आंतरिक दीवारें लगभग 25 मीटर ऊंची हैं एवं एक आभासी आंतरिक गुंबद से ढकी हैं, जो कि सूर्य के चिन्ह से सजा है। 8 पिश्ताक मेहराब फर्श के स्थान को भूषित करते हैं। बाहरी ओर प्रत्येक निचले पिश्ताक पर एक दूसरा पिश्ताक लगभग दीवार के मध्य तक जाता है। 4 केंद्रीय ऊपरी मेहराब छज्जा बनाते हैं एवं हर एक छज्जे की बाहरी खिड़की एक संगमरमर की जाली से ढकी है। छज्जों की खिड़कियों के अलावा छत पर बनी छतरियों से ढके खुले छिद्रों से भी प्रकाश आता है। कक्ष की प्रत्येक दीवार डैडो बास रिलीफ, लेपिडरी एवं परिष्कृत सुलेखन फलकों से सुसज्जित है, जो कि इमारत के बाहरी नमूनों को बारीकी से दिखाती है। 8 संगमरमर के फलकों से बनी जालियों का अष्टकोण कब्रों को घेरे हुए है। हर एक फलक की जाली पच्चीकारी के महीन कार्य से गठित है। शेष सतह पर बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का अति महीन जदाव पच्चीकारी कार्य है, जो कि जोड़े में बेलें, फल एवं फूलों से सज्जित है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जा मना है, इसलिए शाहजहां एवं मुमताज महल के पार्थिव शरीर इसके नीचे तुलनात्मक रूप से साधारण असली कब्रों में दफन हैं, जिनके मुख दाएं एवं मक्का की ओर हैं। मुमताज महल की कब्र आंतरिक कक्ष के मध्य में स्थित है, जिसका आयताकार संगमरमर आधार 1.5 मीटर चौड़ा एवं 2.5 मीटर लंबा है। आधार एवं ऊपर का श्रृंगारदान रूप दोनों ही बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों से जड़े हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज की पहचान एवं प्रशंसा में है। इसके ढक्कन पर एक उठा हुआ आयताकार लोजेंज ब्रहोम्बस बना है, जो कि एक लेखन पट का आभास है। शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के दक्षिण ओर है। यह पूरे क्षेत्र में एकमात्र दृश्य असम्मितीय घटक है। यह असम्मिति शायद इसलिए है कि शाहजहां की कब्र यहाँ बननी निर्धारित नहीं थी। यह मकबरा मुमताज के लिए मात्र बना था। यह कब्र मुमताज की कब्र से बड़ी है, परंतु वही घटक दर्शाती है, एक रेहततर आधार जिस पर बना कुछ बड़ा श्रृंगारदान, वही लेपिडरी एवं सुलेखन जो कि उनकी पहचान देता है। तहखाने में बनी मुमताज महल की असली कब्र पर अल्लाह के 99 नाम खुदे हैं, जिनमें से कुछ हैं ओ नीतिवान, ओ भव्य, ओ राजसी, ओ अनुपम, ओ अपूर्व, ओ अनंत, ओ अनंत, ओ तेजस्वी आदि। शाहजहां की कब्र पर खुदा है। उसने हिजरी के 1076 साल में रज्जब के महीने की 26वीं तिथि को इस संसार से नित्यता के प्रांगण की यात्रा की। किरीट कलश मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है, देखे दाएं। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। 4 यह किरीट कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है।
यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है, जिसकी नोक स्वर्ग की ओर इशारा करती है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। चार दीवारी बनाती है। यह दीवार 1.5 मील 2.5 किमी लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट 16 मी तथा 110 फीट 35 मी ऊंची शहर की ओर से है। इसके नाप जोख करने पर ज्ञात हुआ है कि इसकी योजना एक 82 मी की वर्गाकार ग्रिड चौखाने का प्रयोग कर बनाई गई है। लाल किले की योजना पूर्ण रूप से की गई थी और इसके बाद के बदलावों ने भी इसकी योजना के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होने दिया है। 18वीं सदी में कुछ लुटेरों एवं आक्रमणकारियों द्वारा इसके कई भागों को क्षति पहुंचाई गई थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। इस सेना ने इसके करीब 80% मंडपों तथा उद्यानों को नष्ट कर दिया। इन नष्ट हुए बागों एवं बचे भागों को पुनर्स्थापित करने की योजना सन 1903 में उमैद दानिश द्वारा चलाई गई। वास्तुकला। प्रांगण की इमारतों का दृश्य। लाल किले में उच्च स्तर की कला एवं विभूषक कार्य दृश्य है। यहाँ की कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला का संश्लेषण है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली था। यह शैली रंग, अभिव्यंजना एवं रूप में उत्कृष्ट है। लाल किला दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है, जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कलाओं को अपने में समेटे हुए हैं। इसका महत्व समय की सीमाओं से बढ़कर है। यह वास्तुकला संबंधी प्रतिभा एवं शक्ति का प्रतीक है। सन 1913 में इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित होने से पूर्व इसकी उत्तरकालीनता को संरक्षित एवं परिरक्षित करने हेतु प्रयास हुए थे। इसकी दीवारें काफी सुचिक्कनता से तराशी गई हैं। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली हैं, दिल्ली दरवाजा एवं लाहौर दरवाजा। लाहौर दरवाजे इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से कतारित हैं। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थान है, जहां यह लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती है। यही सड़क पहले किले को सैनिक एवं नागरिक महलों के भागों में बांटती थी। इस सड़क का दक्षिणी छोर दिल्ली गेट पर है।